स्टूडेंट, एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए कि मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है। आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, वीडियो क्लियर है। एक बार जो है चैट सेक्शन में जो है आप लोग जो है एक कमेंट कर दीजिए कि मेरी आवाज आप लोग को जो है क्लियर सुनाई दे रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जो है इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। एक बार जो है चैट सेक्शन में आप लोग जो है कमेंट कर दीजिए आपको आवाज आवाज और मेरी वीडियो जो है क्लियर दिख रही है। चलिए, तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, सबसे पहले जो है इस ज्ञान युद्ध प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का जो है वेलकम है। आज धनतेरस का दिन है, तो हैप्पी धनतेरस आप सबको। ठीक है, और आज के दिन आप लोग जो है ऑनलाइन सेशन के लिए आए हैं, ये खुद में ये चीज बताता है कि आप लोग जो है जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है क्लास 9 का, उसको लेके आप लोग सीरियस हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि अ, त्योहार का सीजन चलने के बावजूद भी हम लोग आज जो है सेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से जो है आपके लिए जो है डेमो सेशन रहेगा। तो ऑडियो विजुअल जो है क्लियर है आप लोग को, ये चीज तो हमने कंफर्म कर लिया है। ठीक है, अब देखिए एक जो है हम लोग का जो रोड मैप रहेगा। आज जो सेशन है आप देखे होंगे कि इंट्रोडक्शन सेशन है, तो हम लोग एक इंटरेक्शन टाइप का सेशन रखेंगे। और इंटरेक्शन सेशन कहने का मतलब है कि मैं अपने बारे में कुछ आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, और आप लोग के भी मन में अगर कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, तो आप लोग उसको पहले उसको क्वेश्चन को क्वेरी को जो है क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है सेशन में जो है जो एकेडमिक पार्ट है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, एक आपको जो है एक हैंड रेज का फैसिलिटी है आपके ऐप में। देख रहे होंगे लाइव सेशन के बगल में आपको एक हैंड रेज का फैसिलिटी उपलब्ध है। आप उस फैसिलिटी का यूज करके आपके मन में पहले कोई भी डाउट होगा तो उसको क्लियर कर लीजिएगा। पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं, फिर बारी बारी से आप लोगों से मैं हैंड रेज के थ्रू जो है जो भी आपके मन में जो है क्वेश्चन चल रहा है। अभी मैं जानता हूं कि नया एक प्लेटफॉर्म है, तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, है ना। तो लेकिन आपको मैं यकीन दिला रहा हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो है ए टू जेड पूरे तैयारी का रोड मैप मिल जाएगा। ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक्चुअली एनआईटीएन हूं। एनआईटी से मुझे जो है गोल्ड मेडल मिला हुआ है। और मैं मेरे पास जो है टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो आप लोग जो है हो सकता है कि एक प्लेटफॉर्म का नाम सुने होंगे, केडी कैंपस। ये पूरे ऑल इंडिया लेवल का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑलरेडी जो है केडी कैंपस में जो है 2017 से 2019 तक जो है एज एजुकेटर जो है वहां से जुड़ा हुआ था। और अभी जो है मेरे पास जो है ऑलरेडी आपके जो है 4 साल जो है कोचिंग पढ़ाने का जो है एक्सपीरियंस है। और मैंने आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे, उसको क्लियर कर लेते हैं। फिर आज के सेशन का एक रोड मैप ब्लूप्रिंट हम लोग देख लेंगे कि कैसे आज के सेशन को बढ़ाना है। ठीक है, तो आप लोग बारी बारी से हैंड रेज करिए। मैं आपको जो है यहाँ से इनेबल कर रहा हूँ, और आप लोग के मन में जो भी डाउट होगा आप पूछ के जो है उसको क्लियर करिएगा। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले जो है एक हैंड रेज है। हाँ, मैंने इनेबल किया है, तो जो भी डाउट है आप रेज करिए। दूसरे स्टूडेंट सुन रहे होंगे। ठीक है, और बाकी जो दूसरे स्टूडेंट भी है वो भी आपके मन में जो भी कंफ्यूजन हो, अभी जो है 2 मिनट में हम लोग आपको कोचिंग को कंफ्यूजन हो सकता है, प्रिपरेशन के को लेके हो सकता है। हाँ, एक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, बताइए क्या कंफ्यूजन है आपको। चलिए, हम दूसरे स्टूडेंट को देख रहे हैं। हाँ,
हाँ शीतल, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ बताइए, क्या क्या दिक्कत है, क्या क्वेश्चन है, क्या जानकारी चाहिए आपको? सर माय नेम इज शीतल गंगा। ओके ओके। सर मैं कहना चाहती हूँ कि चैप्टर का कौन सा है और कब से स्टार्ट होगा। देखिए और आज से, हाँ हाँ ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? टाइम टेबल शेड्यूल कब है? टाइम टेबल शेड्यूल कैसे पता चलेगा? ओके ओके। तो और स्टूडेंट भी इसको सुन लें। दो दो शीतल का दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो इनका ये है कि क्लास कब से स्टार्ट होगी। तो देखिए क्लास आपकी ऑलमोस्ट आज से ही शुरू हो जाएगी, है ना। मैं आपको जो है साइंस का जो है, साइंस का क्लास मैं लूंगा, ठीक है, साइंस का क्लास मैं लूंगा, बाकी दूसरे एजुकेटर दूसरे दूसरे सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। कंफ्यूजन ये सर नहीं रहना चाहिए आपकी। हाँ सर डेली 6 PM पे होगा क्लास साइंस का। हाँ एक चीज और है इसमें है। देखिए दो दो टीम है, ये ज्ञान युद्ध प्लेटफॉर्म पे दो टीम बनी हुई है, ठीक है। एक टीम एजुकेटर की टीम है और एक मैनेजमेंट की टीम है, ठीक है। आपको जो है टाइम शेड्यूल जो है हम लोग ट्राई ये कर रहे हैं कि जैसे आपके सुबह में जो है स्कूल हो सकता है ना, 9-10 बजे भी आपका स्कूल हो सकता है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जब आप स्कूल से आ जाते हैं, ठीक है, स्कूल से आने के बाद आपको 2 से 3 घंटे का जो है हर दिन जो है क्लास जो है अरेंज करवाया जाए, ठीक है। बाकी आपको यस। कोई भी कंफ्यूजन हो, आप ऐप पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको एक इंक्वायरी नंबर भी मिला हुआ है, ठीक है। आप उस इंक्वायरी नंबर पे भी कॉल करके कोई भी कंफ्यूजन हो तो दूर कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। रही बात शेड्यूल की, तो शेड्यूल का नोटिफिकेशन जो है जब जब लाइव क्लास होगा, आपको एक दिन पहले, ध्यान रखिएगा, एक दिन पहले लाइव क्लास का जो है अपडेट आपको मिल जाएगा। किस सर का क्लास है ये भी मिल जाएगा, या किस मैडम का क्लास है ये भी मिल जाएगा आपको, और किस टाइम में होगा ये भी मिल जाएगा। बीच में अगर कोई हॉलीडे होगा, कोई छुट्टी रहेगी, जैसे आपकी दिवाली कल परसों आने वाली है, परसों है ना, तो जिस दिन छुट्टी रहेगी तो उस दिन कोई शेड्यूल आपका नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। छुट्टी के दिन कोई भी क्लास नहीं होगी, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन है? यस सर, मैं बोल रही थी कि वो आप बोले हैं कि एक मैनेजमेंट का भी 1 रुपीज से वो करेंगे क्लियर, वो 1 रुपीज करके बाई करेंगे। तो मैं तो लाइव क्लास का कोर्स बाई की हूँ, तो और कोई कोर्स है जो बाई कर सकते हैं JNV के? देखिए हाँ, आपने जरूर 1 रुपए में ये कोर्स परचेज किया है, लेकिन आपको सही बात बताऊं तो ये कोर्स जो है ऑलरेडी 3000 रुपीज का कोर्स है ना। शुरू के ओके 100 स्टूडेंट के लिए ये कोर्स जो है फ्री किया गया है, ठीक है। तो ओके इसमें जो है आप ये मत समझिए कि सिर्फ आपके लाइव क्लास ही होंगे। आपको उसी में रिकॉर्डेड सेशन, जो भी रिकॉर्डेड क्लास होंगे वो भी, उसका भी एक्सेस रहेगा आपके पास। इसी के अंदर आपको जो है पीडीएफ, बुक के पीडीएफ भी रहेंगे, और इसी के अंदर, इसी कोर्स के अंदर है ना, टेस्ट सीरीज भी आपका इंक्लूडेड रहेगा। आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको 1 रुपए मत देखिए, ठीक है। ये 1 रुपए जो है जस्ट स्टूडेंट को अवेयर करने के लिए कि ये प्लेटफॉर्म जो है बच्चों को हेल्प कर रही है, इसलिए इसका प्राइस जो है 100 स्टूडेंट के लिए फ्री रखा गया है। ओरिजिनल प्राइस इस कोर्स का जो है 3000 है, लेकिन आपको जो है उसमें 1 रुपए भले ही आप दिए हो, लेकिन आपको A to Z जो कुछ भी फैसिलिटी है उस कोर्स के अंदर वो सारी प्रोवाइड की जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कोई सर। कंफ्यूजन तो नहीं? कि हाँ सर नोट्स नोट्स का मतलब नोट्स आएगा बनाने के लिए कि हम लोग नोट्स खुद से बनाएंगे? एग्जैक्टली exactly। देखिए ये जो है ऑनलाइन एजुकेशन में, देखिए मेरे पास खुद जो है एक्सपीरियंस है। मैं हर जगह पे ऑलरेडी मैं एनआईटी में रहा हूं, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालने का मेरे पास खुद अनुभव है। और आपकी जो टीम है यहाँ पे, एजुकेटर की जो टीम है ना, उसमें ज्यादातर लोग जो है सरकारी जॉब में ऑलरेडी हैं, है ना। तो एक चीज मैं आपको साफ बता दूं कि नोट आपको खुद ही बनाना है, ठीक है। ये जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, जो होते हैं अक्सर जो है बच्चों को आदत लगा देते हैं कि हम आपको नोट प्रोवाइड करेंगे। आप जरा खुद सोच के देखिए, क्या आपको दूसरे का नोट समझ में आता है ठीक से? आप नो जब सर। खुद से पढ़ते हैं, जब आप खुद नोट बनाते हैं, वही बात आपको समझ में आती है ना। तो इसलिए नोट आपको खुद से बनाना है। एनसीईआरटी बुक का जो है पीडीएफ वर्जन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग स्ट्रेटजी वाले सेक्शन में जाएंगे, तो आपको एक मैं क्लियर आपको बता दूंगा कि एक स्टूडेंट को इंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए क्या क्या करना है। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिना मतलब का आप लोग नोट कलेक्ट मत करिए, बिना मतलब का 100 बुक मत कलेक्ट करिए, ठीक है। एक सिंपल फंडा है, उस फंडा को यूज करके आप आसानी से, सिर्फ जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस नहीं, अभी तो आप लोग का कैरियर शुरू हुआ है, ठीक ना। आगे जो भी बड़ा बड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, आप सबको उसी पद्धति का यूज करके आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। समझ? वन क्वेश्चन सर, हाँ हाँ JNV
बुक का पीडीएफ भेजा जाएगा कि हम लोग जेएनवी बुक और वो एनसीईआरटी बुक खरीदेंगे? बिल्कुल, आप जो है अगर ऑनलाइन बुक अगर जो है पढ़ने में कंफर्टेबल है, ठीक है, तो जेएनवी की आपको पीडीएफ जो एनसीईआरटी की है वो आपको ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा, है ना। उसके लिए फिर से अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप हार्ड कॉपी पढ़ रहे हैं, मतलब बुक पढ़ रहे हैं, तब आपको मार्केट से ले लेना चाहिए, ठीक है। ओके क्लियर है? सर, थैंक यू। हाँ, और कोई कंफ्यूजन है? नो सर, थैंक यू। ओके ओके, चलिए एक और हैंड रेज है, इसको भी ले लेते हैं। आप लोग कंफर्टेबल हैं? सब लोग जो है, जो भी जिनका कंफ्यूजन है हम पहले दूर कर दे रहे हैं, फिर हम लोग सेशन की तरफ बढ़ेंगे। सब लोग कंफर्टेबल हैं? एक बार चैट में यस लिख दीजिए या नो लिख दीजिए, ठीक है। अगर सब लोग कंफर्टेबल है, क्योंकि बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन होगा, है ना, तो हम इसको लास्ट में रख सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि पहले आपके मन में जो कुछ भी क्वेश्चन है उसको हम दूर कर दें, ठीक है। चलिए एक और जो है हैंड रेज है, हम इसको लेते हैं। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हेलो? हाँ, और किसी का जो है हैंड रेज है? और किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? अभी आप पूछ सकते हैं। किसी के मन में और कोई क्वेश्चन है? चलिए, तो ठीक है। हम लोग जो है इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने एक बताया था कि हम लोग जो है इस सेशन को दो पार्ट में बांट के रखेंगे। और दो पार्ट में बांटने का मेरा क्या मतलब है, अभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए, आपको जो है ये पूरा क्लियर दिख रहा होगा, आई होप। तो देखिए, एक जो है आज के हमारे डिस्कशन का जो पार्ट रहेगा वो दो सेक्शन क्या है वो मैं बता दे रहा हूं। मैंने आपको बताया कि मैं आप लोग को साइंस पढ़ाऊंगा, ठीक है, बाकी दूसरे एजुकेटर जो है दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आज के सेशन को हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। एक सेक्शन जो है हमारा वो तो ये है कि आपको एक मैं छोटा सा एक ब्रीफ दे देता हूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। और दूसरा होगा कि साइंस वाले सेक्शन में हम लोग जाएंगे और साइंस वाले सेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि साइंस की तैयारी हमें कैसे करनी है। उसमें से हम कुछ टॉपिक का आज डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। तो आज जो है हम लोग ये दो चीजों पे काम करेंगे, ठीक है। पहला सेक्शन जो है आपका वो है तैयारी, ठीक है। आपको इस जेएनवी की क्लास 9 की जो तैयारी करनी है वो कैसे करनी है। आप ध्यान रखिए कि आपकी तैयारी के लिए ऑलरेडी देखिए एक स्ट्रेटजी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। अभी मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि देखिए, आपका 7 फरवरी 2026 को एग्जाम है ना। 7 फरवरी 2026 को आपका एग्जाम है। तो 7 फरवरी 2026 को एग्जाम है, तो आप फरवरी छोड़ दीजिए, जनवरी तक आपके पास समय है। तो आपके पास लगभग 3 महीने का समय है, ठीक है। आपको तैयारी जो है 3 मंथ में करनी है। अब इसके लिए तैयारी का जो फंडा है वो क्या होना चाहिए, तो आपके तैयारी के बस 4 ही पिलर का वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो महत्वपूर्ण यूज है। बहुत बार देखते हो कि हम लोग तैयारी करके जाते हैं लेकिन क्वेश्चन बड़ा टफ आ जाता है तो हमसे नहीं बनता है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, ये भी आपको समझने में बहुत मदद करता है। क्या कि आपको ऊपर ऊपर से पढ़ के जाना है कि थोड़ा डेप्थ में जाके तैयारी करनी है ना। अगर आप जो है उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं समझोगे तो हो सकता है बिना बात के आप बहुत गहराई में जाके पढ़ रहे हो सकता है कि आप बिना मतलब आपकी तैयारी बहुत कम रह जाए और आप ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओ और आपसे क्वेश्चन ना बने, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इस बात में भी मदद करेगा कि आपको किस स्तर तक, कितनी गहराई तक पढ़नी है, ठीक है, कितने डेप्थ में जाके पढ़ना है। आपको क्लियर हो गया होगा मेरे समझ से। दो चीज मैंने डिस्कस किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पीछे साल के पूछे गए क्वेश्चन से आपको एक तो ये पता चल जाता है कि किस टॉपिक पे आपको ज्यादा मेहनत करना है, और दूसरा क्या पता चल जाता है कि हमें कितना गहराई में जाके तैयारी करनी है ना। चलिए, ये हो गया दूसरा पिलर आपके तैयारी का। तीसरा पिलर जो है आपके तैयारी का, थर्ड पिलर जो है आपके तैयारी का, वो है आपका लाइव क्लास। आप इसको दो वे में ले सकते हो, चाहे आप इसको लाइव क्लास कहो
या रिकॉर्डेड क्लास हो, ठीक है। आप लाइव क्लास हो चाहे रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है। इससे आपको आपको जो है इस प्लेटफॉर्म पे पूरा यकीन रखिए, आपको ए टू जेड पूरे सिलेबस को जो है हम लोग कवर कराएंगे, ठीक है। तो आपको अगर आप बाहर से कुछ नहीं भी पढ़ रहे हैं तभी आपके पूरे सिलेबस को इसमें कवर करा दिया जाएगा। फिर भी अगर आपको बुक पढ़ना है, जो कि पढ़ना भी चाहिए, ठीक है, बुक पढ़ने से हमारी समझदारी बढ़ती है, ठीक है। तो बुक के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी की क्लास 8 की बुक पढ़नी है, ठीक है। क्लियर है सबको? एनसीईआरटी की सिर्फ क्लास 8 की बुक पढ़नी है, ठीक है। और पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, जैसे सपोज दैट कि आज आपकी लाइव क्लास आने वाली है ना, तो आप एनसीईआरटी की बुक एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो जब आप लाइव क्लास में या रिकॉर्डेड क्लास देखोगे ना, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो बुक पढ़ने की तो हमें आदत होनी चाहिए, और पढ़ना भी है तो कौन सा बुक पढ़ेंगे हम लोग? एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे, ठीक है। और आप उसके बाद जो है चाहें तो लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, आप बुक पढ़ लीजिए और लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास देखिए, आपको और क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा, ठीक है। तो ये देखिए अभी आप कोई हैंड रेज कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपके डाउट को जो है सेशन के एंड में ले लूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो है ये आपका जो है तीसरा पार्ट हो गया लाइव क्लास। हाँ, लाइव क्लास के साथ आपको जो ऐड करना है वो बुक को ऐड करना है, ठीक है। और बुक कौन सी? एनसीईआरटी। ये आपके तैयारी का तीसरा पिलर है, ठीक है। और चौथा पिलर जो है आपके तैयारी का वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहां से करेंगे आप? प्रैक्टिस टेस्ट के भी दो तरीके आपके लिए हो सकते हैं। यहां पे आपको ऑलरेडी टेस्ट सीरीज मिल रहा है, इस टेस्ट सीरीज का अगर आप प्रैक्टिस पूरा का पूरा कर लेते हैं तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप चाहें, अगर आपके पास समय एक्स्ट्रा है तो आप कुछ प्रैक्टिस सेट मार्केट में जो अवेलेबल है वो लगा सकते हैं, लेकिन पहले आप पूरा करिए, ठीक है, तब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये पूरे प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आपको यही चार पिलर आपको रिजल्ट दिला देंगे। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इस आपके स्ट्रेटजी वाले पोर्शन में अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बता देता हूं कि जेएनवी का जो है आपका तरीका क्या है। फिर हम लोग बीच में जो है आपके अगर कोई डाउट होंगे तो वो ले लेंगे, और फिर उसके इसी सेशन के दूसरे सेक्शन में हम लोग जाएंगे। आप देख पा रहे हो आपके चार सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस, ठीक है। इसमें जो है मैथमेटिक्स और जनरल साइंस का कितना वेटेज है? टोटल 70% वेटेज है, आप लोग देख पा रहे हो। मतलब क्या है कि मैथमेटिक्स और जनरल साइंस पे आपको थोड़ा ज्यादा समय देना है, ठीक है। आपको थोड़ा जो है इस पे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप इंग्लिश और हिंदी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, इंग्लिश और हिंदी भी आपका उतना ही महत्वपूर्ण है। आप इस चार में से आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक रह जाएगा तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय है ना, इसमें ज्यादातर मेधावी छात्र ही अपियर होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें कोई जो है थोड़ा एवरेज स्टूडेंट इसमें अपियर ही नहीं होता है, जो भी स्टूडेंट अपियर होते हैं वो थोड़े अच्छे कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट जो है वीक नहीं छोड़ सकते हो, आपको सारे सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना है, तब आपका रिजल्ट डेफिनेट हो जाएगा। और आप मतलब इस पैटर्न को फॉलो करते रहिएगा तो रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि अब और सब जितने सब्जेक्ट हैं उसके बारे में तो आपको दूसरे एजुकेटर बताएंगे, मैं आपको चूंकि जो है साइंस वाला सेक्शन पढ़ाऊंगा, तो अब मैं आपको साइंस वाले पार्ट का जो है ओवरव्यू बता देता हूं, और उसी के हम कुछ टॉपिक को आज डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। अब यहां तक में अगर किसी को जो है कोई डाउट है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन हैंड रेज कर लीजिए और हम साइंस वाले सेक्शन को थोड़ा रीड करते हैं। ये देखिए आपके साइंस का जो है यही सिलेबस है। अब देखिए, लेकिन एक इस सिलेबस में थोड़ा एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय जो सिलेबस दे रखा है ना, वो आपको इंग्लिश में ही दे रखा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम हिंदी में भी आपको हर चीज का
जो है डिटेल बता देंगे। ठीक है, अभी देखिए चैप्टर जो है टोटल ये चैप्टर है। चैप्टर 1 क्या है आपका? क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब फसल का उत्पादन। फसल का उत्पादन, एक मिनट, एक है आपका क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसल का उत्पादन। ठीक है, अब इसके डिटेल में आज हम लोग नहीं जाएंगे, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तब इसके पूरे डिटेल में जाएंगे और पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 जो है वो है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका क्या मतलब होता है? हाँ, आपका क्या कंफ्यूजन है? हेलो, क्या कंफ्यूजन है आपका? आवाज आ रही है मेरी? चलिए देखते हैं। तो मैं यहां पे था माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। तो ये बेसिकली क्या होता है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जैसे क्या हो गया? जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया। जीवाणु को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। विषाणु को क्या बोलते हैं? वायरस। ऐसे ही क्या होता है? फंगस। ये सारे आपके क्या हैं? ये सब आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इस पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। कोल और पेट्रोलियम, ठीक है, ये तीसरा टॉपिक है आपका। ठीक है, कंबसन एंड फ्लेम। कंबसन का मतलब क्या होता है? दहन। ईंधन का जो है दहन होता है, जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, तो इस पे हमारा डिस्कशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, यानी कि पौधे और जंतुओं का संरक्षण। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, तो अभी मैं जस्ट आपको जो है एक ओवरव्यू दे रहा हूं। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल में एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जितने कुछ लिखे हुए हैं ए टू जेड सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगला हमारा चैप्टर कौन सा है? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जंतुओं में संतान की उत्पत्ति कैसे होती है ना? इस चैप्टर में यह सिखाया जाता है, जंतुओं में संतान की उत्पत्ति कैसे होती है। उसके बाद क्या है? रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, है ना? तो ये क्या होता है? बेसिकली जो बच्चा होता है या फिर एक नवजात शिशु होता है, उसका जब वो किशोर में जब वो किशोरावस्था में पहुंचता है, ठीक है, तब उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन आता है, इस पे चर्चा किया गया है आपके इस चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां से आपके फिजिक्स का चैप्टर शुरू हो जाता है। और फिजिक्स का चैप्टर क्या है? फोर्स एंड प्रेशर, यानी कि बल और दाब। ठीक है, दूसरा चैप्टर क्या है आपका? उसके बाद है आपका फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण। उसके बाद कौन सा चैप्टर है आपका? ध्वनि, साउंड, यानी कि ध्वनि। उसके बाद है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर आपका कौन सा है? कुछ आपकी नेचुरल फेनोमेना, यानी कि कुछ प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं। और लास्ट चैप्टर आपका कौन सा है? लाइट का चैप्टर है। तो ये टोटल 13 चैप्टर जो है आपको जो है पढ़ने हैं साइंस वाले टॉपिक। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको जल्दी जल्दी में ये सब कुछ बोल के निकल गया। ये इसलिए बोल के निकल गया कि जस्ट आपको आइडिया लग जाए कि आपको कौन कौन से टॉपिक साइंस में पढ़ने हैं। तो टोटल ये 13 टॉपिक पढ़ने हैं। और जब आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे ना, तो यही 13 टॉपिक आपके एनसीईआरटी के बुक में है ना? इससे ज्यादा है, लेकिन आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग एक आपको मैं छोटा सा ओवरव्यू देता हूं एक चैप्टर का, जिससे आपको जो है बहुत हद तक जो है थोड़ा इंटरेस्ट भी जगेगा साइंस के प्रति। एक देखिए क्या है? सम नेचुरल फेनोमेना। इसका हिंदी क्या होता है? कुछ प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग
कुछ प्राकृतिक घटनाएं इस चैप्टर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए, प्राकृतिक घटनाएं जो है खास करके आपके बुक को अगर हम देखेंगे तो प्राकृतिक घटनाएं जो किससे जुड़ी हुई हो, जो आपके विद्युत से जुड़ी हुई, तो इस विद्युत से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में हम लोग को थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, चलिए एक बार जो है हम लोग ऐसा करते हैं, विद्युत के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा एक समझने की कोशिश कर लें। एक शब्द सुने होंगे आप लोग, आवेश, है ना। आवेश यानी कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज। ये आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है, कोई हमें बताना चाहोगे, हैंड रेज करके बताओ। ये आवेश क्या होता है। हम लोग अब जो है वो जो प्राकृतिक घटनाएं हैं जैसे बिजली का गिरना, उसके बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको समझने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, आवेश को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आवेश क्या होता है इसके बारे में हमें बताओ, कोई भी बता सकते हो, हैंड रेज करके बताइए हमें, आवेश के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। एनीवन? किसी को नहीं पता, हैंड रेज करके कोई बताइए हमें, आवेश क्या होता है। चलिए, तो हम समझते हैं कि ये आवेश क्या होता है। ठीक है, एक चीज बताओ, आप लोग ये तो सुने होंगे ना, द्रव्यमान यानी कि मास। मास क्या होता है, ये बेसिकली जो है किसी भी वस्तु की क्या है, एक आंतरिक जो है गुण है ना। अगर किसी वस्तु को आप देख पा रहे हो तो ये मान के चलते हो ना कि उसमें क्या होगा, द्रव्यमान भी होगा। अगर कोई एक ईंट है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ वजन होगा, 5 किलो का होगा, 2 किलो का होगा। उसी तरह से आपका आवेश भी क्या है, आवेश भी क्या है, एक तरह का प्राकृतिक आंतरिक गुण है किसी भी वस्तु के अंदर। ठीक है, अब द्रव्यमान का काम है कि किसी भी वस्तु में अगर द्रव्यमान है तो वो किसी पे बल लगाएगी। लेकिन कौन सा बल लगा सकती है, जैसे गुरुत्व बल लगा सकती है। उसी तरह से आवेश के होने से भी एक तरह का बल लगता है जिसको कहते हैं हम लोग, कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, है ना, अंतर आणविक बल। ठीक है, अब ये बल का प्रकृति क्या होता है इसको थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, आवेश क्या होता है ना। तो मैंने आपको बताया कि जिस तरह से जो है आपका द्रव्यमान एक तरह से वस्तु का क्या है, आंतरिक गुण है, वैसे ही आवेश जो है एक आंतरिक गुण है किसी भी वस्तु का। अब ये आवेश जो है, इतना आप लोग जानते होंगे कि आवेश क्या होता है। आवेश मूल रूप से दो प्रकार का होता है, एक कौन सा, धनावेश, और दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश। एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। ठीक है, आवेश की यह प्रकृति होती है कि अगर दो समान आवेश, धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज और ऋण आवेश मतलब निगेटिव चार्ज, अगर दो पॉजिटिव चार्ज साथ आएंगे, दो पॉजिटिव चार्ज अगर साथ आएंगे तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण का क्या मतलब है, एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर जो है कौन सा है, अगर एक धनावेश है और एक ऋण आवेश है, तब इन दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण बल आएगा। ठीक है, अब ये आवेश उत्पन्न जो होता है उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीकों से जो है
ये आवेश उत्पन्न हो सकता है। अब एक तरीका आप लोग मतलब जो है आप लोग भी उपयोग करते होंगे अपने स्कूल में, है ना, देखते हो कि जब हम क्या करते हैं, सूखे हुए कंघी को जब आप बाल में रगड़ लेते हो, है ना, सूखे कंघी को जब बाल में रगड़ लेते हो, तब ये, और बाल में रगड़ने के बाद उसको क्या करते हो, जब कागज के टुकड़े के पास लेके आते हो तो क्या होता है, कागज के टुकड़े को खींच लेता है कि नहीं खींच लेता है। ऐसा क्या हुआ कि ये पहले तो नहीं खींच पाता था, लेकिन जैसे ही हम इस कंघी को बाल पे रगड़ दिए तो ये कागज को अपनी ओर खींच लिया। ये आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा जब आप ऐसा किए होगे या बुक में पढ़े होगे, है ना। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अब जरा देखो, जिस तरह से जो है मैंने आपको क्या बताया कि जैसे द्रव्यमान वस्तु की क्या है, आंतरिक गुण है, उसी तरह से क्या है, आपका आवेश भी वस्तु का आंतरिक गुण है। अच्छी बात क्या होती है कि किसी भी वस्तु में जब वो सामान्य अवस्था में रहता है तो उसमें धन आवेश और ऋण आवेश बराबर होते हैं। क्या होता है, धन आवेश और ऋण आवेश बराबर होता है। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, जैसे मैंने अभी उदाहरण किसका लिया, कंघी का, और मैंने उदाहरण लिया बाल का। जैसे ही इस दोनों को एक दूसरे से रगड़ते हैं, ये मान लो मेरा बाल है, बाल को जब कंघी से रगड़ते हैं तो होता क्या है, इसका कुछ आवेश इसमें आ जाता है, मतलब इसका कुछ आवेश रगड़ने के कारण इसमें आ जाता है, तो कंघी आपका धनावेशित हो जाता है और बाल आपका ऋणावेशित हो जाता है। अब क्या हुआ, जरा देखो, ऐसा होते ही आपका इस पे क्या आ गया, एक आवेश आ गया, है ना, किस पे आवेश आ गया, आपके ये बाल में भी आवेश आ गया और कंघी में भी आवेश आ गया। जब इसके ऊपर आवेश आ जाएगा तो देखो ये क्या है, पॉजिटिव आवेश है। तो अगर कोई दूसरा जो है वस्तु उसके सामने लाओगे तो ये आवेश इसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा, किस बल से, आपके जो है, आपने अभी देखा कि अगर दो समान आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, और अगर विपरीत आवेश है तो क्या होगा, आपका एक तरह से आकर्षण होगा, एक वस्तु दूसरे वस्तु को खींचेगी। तो हमें ये समझना होगा कि जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो एक का आवेश क्या होता है, एक का आवेश दूसरे में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, एक का आवेश दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। और अगर ऐसा हुआ तो एक पे धनावेश आ जाएगा और एक पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, तो इसी सिद्धांत का प्रयोग करके आवेश का क्या होता है, आपका निर्माण होता है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, कभी कभी आप नोटिस करते हो कि जब आप जो है कोई ऊनी कपड़ा पहनते हो, है ना, ऊनी कपड़ा पहनने के बाद ऊनी कपड़ा आपने पहन लिया, है ना, अब ये ऊनी कपड़ा जो है जैसे ही निकालोगे तो आप देखोगे कि आपके जो बाल है ना वो खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है, ऊनी कपड़ा जैसे ही जो है आपके बाल से रगड़ खाता है तो ऊनी कपड़ा में क्या हो जाता है, धनावेश आ जाता है, और आपके बाल पे क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। जरा सोचो, जैसे ही एक पे धनावेश आएगा एक पे ऋण आवेश आएगा तो उससे होगा क्या, ये ऋण आवेश को जो है धनावेश अपनी तरफ खींचेगा, है ना, और आपका बाल क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है ना। ये अक्सर देखोगे आप, अगर किसी बाल को अगर किसी भी सतह से रगड़ पैदा हो जाता है तो आपका बाल अपने आप खड़ा हो जाता है। उसकी वजह यही क्या है, आवेश का उत्पन्न होना। एक और उदाहरण से हम लोग इस चीज को कंक्लूड करेंगे कि आवेश वस्तु में कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, अभी आप हैंड रेज कर रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप ये सेशन के लास्ट में जो है हैंड रेज करिएगा, हम सारे जो है डाउट क्लियर करेंगे। बीच बीच में जो है फ्लो टूट रहा है, आप समझने, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो सेशन के लास्ट में हैंड रेज करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम एक और उदाहरण लेते हैं, है ना। जैसे आप बैलून ले लो, दो बैलून ले लो, है ना, दो बैलून आपने ले लिया। ठीक है, अब इस बैलून को जो है नॉर्मल आप ऐसे टांग दोगे तो ये सामान्य अवस्था में ऐसे ही रहेगा, लेकिन आप क्या करो ना, दोनों को किसी कपड़े से, खास करके रेशम के कपड़े से, हालांकि दूसरे कपड़े से भी संभव है, लेकिन रेशम के कपड़े से इस बैलून को क्या कर दो, थोड़ा रगड़ दो,
और इसको भी रगड़ दो अलग अलग, ठीक है। जैसे ही आप इस बैलून को, इसका नाम मैं 1 दे रहा हूं और इसका नाम मैं 2 दे रहा हूं, जैसे ही इस बैलून को आप रेशम के कपड़े से रगड़ोगे, इस पे कौन सा आवेश आ जाएगा? धन आवेश आ जाएगा। और दूसरे गुब्बारे को भी अगर दूसरे रेशम के कपड़े से रगड़ोगे तो क्या आ जाएगा? धन आवेश। अब भी आपने क्या पढ़ा? तुरंत आपने क्या पढ़ा कि अगर समान आवेश दो वस्तुओं में आ जाए तो दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो आपने तो टांग दिया था दोनों बैलून को, लेकिन देखोगे कि दोनों बैलून एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों पे क्या उत्पन्न हो गया? आवेश उत्पन्न हो गया। और जब दोनों पे आवेश उत्पन्न हो गया तो इस आवेश के कारण एक दूसरे को, और चूंकि आवेश उत्पन्न भी हुआ और दोनों क्या है? एक ही तरह का आवेश है, तो इसके कारण क्या हो गया? दोनों आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षण कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, जिसके कारण दोनों बैलून क्या हो जा रहा है? दूर हो जा रहा है। तो ये आपका क्या हुआ? कौन सा कंसेप्ट हुआ कि वस्तु में आवेश कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। अब आप जो लोग जो है बोलचाल की भाषा में सुनते होंगे कि यहाँ पे बिजली गिर गया, है ना, बिजली गिर गया, इसको जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइटनिंग कहते हैं, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? तड़ित कहते हैं। आपकी जो बिजली की जो घटना है ना, इसी आवेश के सिद्धांत पे निर्भर है। किस सिद्धांत पे निर्भर है? इसी आवेश के सिद्धांत पे निर्भर है। जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है कंसेप्ट। तो बिजली जो है, आम बोलचाल की भाषा में जिसे आप बिजली कहते हो, हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? तड़ित। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हो? लाइटनिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइटनिंग कहते हैं। अगर आपको पिछला कंसेप्ट अगर समझ में आ गया होगा, तब आप आसानी से समझ सकते हो कि ये बिजली कैसे गिरती है ना। अभी आपने देखा कि दो वस्तुओं को जब आप आपस में रगड़ोगे तो दोनों पे क्या आ जाता है? दोनों में चार्ज ट्रांसफर हो जाता है ना। यही घटना जो है बिजली के समय भी घटती है। आप देखते हो कि आपके आकाश में बादल क्या होते रहते हैं? बादल जो है घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह बादल चलते रहते हैं कंटिन्यूअस। आप देखते हो, अभी अभी हम लोग बारिश के मौसम से जस्ट बाहर निकले हैं, आपने क्या देखा कि बादल जो है आपके आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। जब ये बादल आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं, उसी टाइम में क्या होता है? उसी टाइम में ये एक दूसरे से क्या होते हैं? टकराते हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं? टकराते हैं। और जब एक दूसरे से टकराते हैं तो दोनों में रगड़ पैदा होता है, और जब रगड़ पैदा होगा तो एक में कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धनावेश, और दूसरे में क्या आ जाता है? ऋण आवेश, ठीक है। आगे के क्लास में हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि एक तरफ आप देख लो, एक तरफ क्या आ गया? प्लस पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ क्या आ गया? निगेटिव चार्ज। समझिएगा जरा कंसेप्ट को, ठीक है। हम लोग समझने की कोशिश किसको कर रहे हैं कि बादल कैसे बनता है, और नहीं, बादल कैसे बनता नहीं, बादल बनने के बाद बिजली कैसे कड़कती है, और जो तड़ित होता है जिसको ठनका बोलते हैं, मतलब मिथिला के रीजन में, वो क्या होता है, कैसे गिरता है वो, और कैसे वो हमारे जीवन को प्रभावित कर देता है, ठीक है। तो जरा देखिए, जब दो बादल आपस में टकराए तो एक पे क्या आ गया? प्लस। दिनेश जी का क्वेश्चन है, सर डिटेल में कब पढ़ाई शुरू होगी? तो देखिए, अभी हमने आज इंट्रोडक्शन क्लास था, इसलिए इसलिए हाँ दिनेश जी, मैं ये आपको बता रहा था कि ये चूंकि जो है आज का इंट्रोडक्शन क्लास था, इसलिए हमने आपको एक ओवरव्यू दिया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास से आपको शुरू से चैप्टर 1 से सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है? और कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। तो अभी हम 10 मिनट और सेशन लेंगे, उसके बाद जो है हम इस सेशन को एंड करेंगे। इसी टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक जो है, जो समझने वाला था, आप लोगों ने अभी तो आवेश के बारे में देखा कि आवेश यानी कि चार्ज, जब दो वस्तु के बीच में क्या होता है? घर्षण होता है, तब आवेश की उत्पत्ति होती है। जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो आपके आवेश की उत्पत्ति होती है। लेकिन आप सुनते होंगे कि विद्युत धारा क्या है? विद्युत
धारा क्या है? तो विद्युत धारा क्या है? इसी आवेश के प्रवाह को, इसी आवेश के प्रवाह को क्या कहा जाता है? इसी आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। इसी आवेश के प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। यह आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। तो यह आवेश का प्रवाह क्या है? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आना चाहिए ना कि जब आवेश फ्लो होगा, आवेश मतलब क्या? धन आवेश और ऋण आवेश। अब धन आवेश जो होता है वो बेसिकली आप सुने होंगे प्रोटॉन, प्रोटॉन से होता है, और ऋण आवेश जो आता है वो इलेक्ट्रॉन से आता है। अगर आवेश प्रवाहित होगी, जैसे आप सुनते हो कि बिजली के तार से जो है आवेश का प्रवाह होता है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आ सकता है कि जब धारा आवेश का प्रवाह होगा तो जिधर धारा का प्रवाह होगा उधर तार मोटा हो जाना चाहिए, और जिधर से धारा जा रही है उधर का आवेश इधर से इधर चला गया तो इधर पतला हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? इसके पीछे कारण यह है कि देखो, ये जो जितने भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये खुद नहीं चलता है। ये जो इलेक्ट्रॉन के पास तो अपना क्या है, द्रव्यमान भी तो है, और इसके पास क्या है, आवेश भी है। ये कोई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खुद नहीं चलता है, ये जहां है वहीं स्थिर रहता है। ये बस क्या करता है, अपने आवेश को बगल वाले को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। फिर अगला वाला किसको ट्रांसफर कर देता है, अगले वाले को। ये घटना समझने के लिए ना आपको बस एक कंसेप्ट याद देखना होगा। आप लोग किए होंगे कि कभी कभी बचपन में हम लोग ईंट को खड़ा कर देते थे, ईंट को खड़ा कर देते थे, है ना, और ईंट को खड़ा कर देते थे, और मान लो आपको क्या करना है, इस लास्ट वाले ईंट को गिराना है, तो क्या हम सबको अलग अलग गिराते थे? नहीं, आप इस ईंट को धक्का दे देते थे, और इस ईंट को जब धक्का देते थे तो ये इसको गिरा देता था, 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 और अंतिम में ये ईंट भी गिर जाता था, है ना। कोई भी ईंट अपनी जगह से हिला नहीं, वो वहीं पे है ना। लेकिन आपका जो है अंतिम ईंट तक ऊर्जा का प्रवाह हो गया। यही कंसेप्ट जो होता है वो विद्युत धारा के प्रवाह में ही होता है। आपका इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन खुद नहीं चलता है, ये अपने आवेश को क्या करता है, बगल वाले को दे देता है, बगल वाला अगले वाले को दे देता है, अगले वाला अगले वाले को दे देता है। इस तरह से आवेश का प्रवाह चलते रहता है, और कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर नहीं होता है। सिर्फ किसका ट्रांसफर होता है, आवेश का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इस तरह से विद्युत धारा का कंसेप्ट जो है बहुत हद तक चलता है। ठीक है, हम लोग बहुत डिटेल में, कुछ लोगों का जो है मैसेज जो है मैं देख रहा हूं कि और क्लास कितनी देर तक चलेगी, तो हम लोग कम से कम 1 आवर का डेली क्लास लेंगे। ठीक है, अब 1 आवर जो है चूंकि लगभग लगभग एंड हो गया है, तो आज के सेशन को जो है हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन दूसरे एजुकेटर आपको दूसरे दिन लेंगे। ठीक है, अब जो है आप लोग का कोई डाउट है तो अगर चैट सेक्शन में आप लिख सकते हैं तो चैट सेक्शन में बता दीजिए, या फिर हैंड रेज में भी आप बता सकते हैं। अच्छा, आपका स्क्रीन जो है शेयर नहीं हुआ था, 1 मिनट रुकिए। कोई दिक्कत नहीं है, ये आप देखिए, मैंने चार्ज के बारे में आपको बताया था। देखो, मैंने आपको क्या बताया कि विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा बेसिकली आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसको अब आवेश के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि विद्युत धारा प्रवाहित होता कैसे है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन भी किया था कि आप जब बिजली का तार देखते हो तो बिजली का तार देख के आपके दिमाग में ये चलता होगा कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जिधर की तरफ धारा प्रवाहित होती है, मान लो इधर धारा प्रवाहित हो तो इधर आवेश जमा होगा तो इधर मोटा हो जाना चाहिए, इधर आवेश इधर से निकल रहा है तो इधर पतला हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है ना। वायर तो जितना पतला पहले रहता है वैसा ही फिक्स रहता है। तो ऐसा क्या होता है ना। तो मैंने आपको समझाया कि आवेश के प्रवाह के समय कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन खुद नहीं चलता है, वो अपने ऊपर के आवेश को बगल वाले
को क्या करते रहता है, ट्रांसफर करते रहता है। और इसी के कंसेप्ट को समझने के लिए हमने आपको किसका उदाहरण दिया, ईंट का उदाहरण दिया कि आप जो है, आप लोग किए भी होंगे कि 1 2 3 4 मान लो 10 ईंट को आपने खड़ा कर दिया, है ना, और अगर अंतिम ईंट को आपको गिराना है तो आपने क्या किया, पहले ईंट पे धक्का दे दिया, और जब पहले ईंट पे धक्का दिया तो ये इसको गिरा दिया, दूसरा ने तीसरे को गिरा दिया, और अंतिम वाला ईंट भी गिर जाता है। इसमें क्या हुआ, कोई भी ईंट अपने जगह से हटा नहीं, अपने ही जगह पे है, लेकिन इसने क्या किया, दूसरे को गिरा के ऊर्जा का क्या कर दिया, प्रवाह कर दिया। यही सेम कंसेप्ट जो है विद्युत धारा के प्रवाह के समय भी चलता है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, अपना आवेश दे देता है, दूसरा तीसरे को दे देता है, तीसरा चौथे को दे देता है, और आपके आवेश का प्रवाह कंटिन्यूअसली क्या होते रहता है, चलते रहता है, और फाइनली आपका विद्युत धारा का प्रवाह किसी भी वायर में होता है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को मैं आपको समझा रहा था। आई होप कि ये चीज आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से जो है, हाँ अब देखिए आज इंट्रोडक्शन क्लास था ना, इसलिए जो है शीतल आप जो कह रहे हैं वो सही बात है। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो है ना आज इंट्रोडक्शन क्लास था, तो इसलिए जो है एक हमने रैंडम टॉपिक चुन लिया है ना। नेक्स्ट क्लास जब से भी होगा उसमें आपको जो है टॉपिक जो है पहले से जो है आपको लेक्चर में लिख के आएगा कि आज जो है हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो है ऑलमोस्ट आपका 1 ईयर का जो है क्लास होगा, सॉरी 1 आवर का, 1 घंटे की क्लास होगी, और जो है फिर हम लोग इसको जो है 2 घंटे में कन्वर्ट करेंगे। शुरू में आपको 2-3 दिन तक जो है एक एजुकेटर पढ़ाएंगे, उसके बाद एक दिन में आपकी 2 क्लास लगेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग जो है चलते हैं, और कोई अगर कंफ्यूजन है तो अभी आप पूछ सकते हो। देखिए 7 बजे से क्लास का जो सीन है ना, तो आपकी एक क्लास तो 7 बजे लगेगी, लेकिन जब 2 क्लास लगेगी तो 6 बजे से लगेगी, है ना। तो अभी जो है कल तक आप जो है 6 बजे अटेंड करिए, फिर उसके बाद जो है अगर थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा तो कर लेंगे। बाकी आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो आप जो है इंक्वायरी पे कॉल करके उस चीज को दूर करने की कोशिश कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पे आपके जो भी मतलब प्रॉब्लम होगी, आपको क्लास लेने में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, वो होगी। अभी देखिए अभी 2-3 दिन तक, अभी आरुषि अभी 2-3 दिन तक सिर्फ एक एक क्लास ही चलेंगी। देखिए कल तो आपका जो है छोटी दिवाली है, कल क्लास रहेगी, दिवाली के दिन क्लास नहीं रहेगी। 2-3 दिन के बाद जब पूरा सेटअप थोड़ा जो है इजी हो जाएगा, आप लोग को भी अभी कोई थोड़ा बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो सब टेक्निकल प्रॉब्लम जो है थोड़ा बहुत सॉल्व पूरा हो जाएगा, तब आपकी एक दिन में 2-2 क्लास लगेगी, और आपको पहले ही एक दिन पहले कौन सा सब्जेक्ट का होगा वो पहले बताया जाएगा, है ना। इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कोई दिक्कत है? हाँ, दिनेश का क्वेश्चन है, हाँ दिनेश का क्वेश्चन है कि टेस्ट भी होगा। हाँ देखिए आप जो है दिनेश, टेस्ट जो है आपके कोर्स सेक्शन में जो है आपको जो है आपको सेक्शनल टेस्ट अभी दिख रहा होगा, ठीक है ना। सेक्शनल टेस्ट दिख रहा होगा, तो आपका जो भी टॉपिक यहाँ पे हो जाए, ठीक है, समझ लीजिए, और लोग भी समझ लीजिए, आपका जो भी टॉपिक हो जाए, ठीक है, उस टॉपिक का टेस्ट आपको टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाके दे देने हैं। ठीक है, वो टेस्ट सीरीज आपके कोर्स में ऑलरेडी जो है ना। हाँ, एक क्वेश्चन है फॉर्म का डेट कब तक है, मतलब लास्ट डेट कब तक है, तो 21 तारीख तक जो है फॉर्म का डेट है, बढ़ गया है। आपके जो भी मतलब आपके रिलेटिव सब हैं, है ना, उनको भी बोल दीजिए अगर कोई फॉर्म नहीं भरे हैं, ठीक है, या आपके फ्रेंड हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, तो वो 21 तक जो है जेएनवी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।